ईयर के लिए अच्छा हो गया कि आपके ये टॉपिक कवर हो जाए। चलो, तो वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद स्टैटिस्टिक्स, वन ऑफ द वेरी गुड हाई वेटेज चैप्टर में इसको बोल देते हैं। हाई वेटेज तो नहीं है, लेकिन इससे जेई में अब तक एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है, लेकिन रिसेंटली इसका इंपॉर्टेंस देखते हुए अपन ये भी बोल सकते हैं अब 1 से 2 क्वेश्चन जेई मेंस में इसके अंदर आएंगे। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, और जनरली जो क्वेश्चन आते हैं मैंने जैसा आपको बताया वो इजी लेवल के ही आते हैं, इजी मीडियम लेवल के। तो वी हैव द 90% चांसेस इस चैप्टर से हम 4 से 8 मार्क स्कोर करके, और 4 से 8 मार्क अगर जेई मेंस में आ रहे किसी चैप्टर से, मतलब अपने लिए बहुत फायदा हो रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स देखो बेसिकली इसका अगर मैं इंट्रोडक्शन आपको बता दूं तो ये क्या है, ये चैप्टर में हम डेटा को एनालिसिस करते हैं, और आप भी जानते हो आजकल डेटा का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होने लग गया है कि अलग अलग मेरे पास इतना ज्यादा डेटा आने लग गया है कि डेटा साइंस पे अलग एक ब्रांच बन चुकी है, डेटा साइंस पे बहुत ज्यादा चीजें करने लग गए, और स्टैटिस्टिक्स का भी इसलिए ज्यादा रोल आने लग गया है। अब मेरे पास हर जगह से जो डेटा कलेक्ट होता है उसका बिहेवियर मुझे चेक करना है कि वो बिहेवियर कैसा है, या फिर दो अलग अलग डेटा को कंपैरिजन करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ स्टडी करनी पड़ेगी। और स्टैटिस्टिक्स में जो अपन को स्टडी करनी, मतलब बेसिकली क्या कहने का मतलब है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो अभी रिसेंटली इंडिया की वर्ल्ड कप टीम सिलेक्ट हुई है, राइट। तो अब इंडिया की वर्ल्ड कप टीम सिलेक्ट करने में बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं, क्योंकि अपने पास लगभग सारे ही प्लेयर बहुत अच्छे अच्छे हैं। अपने पास अभी आईपीएल में बहुत सारे लोगों ने अच्छा अच्छा परफॉर्म किया, और ऐसे भी बहुत अच्छे लोग परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो सिर्फ प्लेइंग 11 सिलेक्ट करना है। तो ये प्लेइंग 11 सिलेक्ट करने के लिए मुझे बहुत देखना पड़ता है भी किसकी पास्ट परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी थी, किसने पहले पुराने मैचेस में अब तक जो हुए पिछले 1.5-2 सालों 3 सालों में किसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। इस तरह से मैं हर पोजीशन के लिए अपने प्लेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ। तो वहां पे भी मेरे को डेटा बहुत हेल्प करता है, क्योंकि किसी को याद तो रहता नहीं है ना कि किसने किसने मैच में क्या किया, किसने कितने मैच में क्या किया। तो कहीं ना कहीं अगर मान लो मेरे को फॉर एग्जाम्पल विकेट कीपर के लिए जो ऑप्शन है, अब विकेट कीपर कौन कौन सिलेक्ट हुआ अपने याद है किसी को? अभी याद है कौन कौन विकेट कीपर सिलेक्ट हुआ है? 2 विकेट कीपर, हाँ वेरी गुड, संजू सैमसन, ऋषभ पंत और ऋषभ पंत। संजू सैमसन और ऋषभ पंत की बात करें तो दोनों के दोनों ही अच्छे प्लेयर, राइट। दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों का स्टेट अच्छा है, दोनों अच्छा मारते हैं, दोनों अच्छा खेलते हैं, अच्छी पोजीशन पे आके खेलते हैं, दोनों विकेट कीपिंग भी अच्छी करते हैं। लेकिन अब मान लो प्लेइंग पहला मैच है मान लो इंडिया का वर्ल्ड कप का, मान लो मुझे किसको लेना है, तो किसको ले, इसको डिसाइड करने के लिए कहीं ना कहीं डेटा बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब मुझे कोई ऐसी एक वैल्यू मिल जाए, जैसे मान लो आपका जैसे क्लास का मान लो मैं कभी कभी कह रहे थे रिजल्ट, मान लो फॉर एग्जांपल 2 बच्चों को कंपेयर करना, तो जनरली टीचर क्या देखता है, हाँ चलो इसके नंबर ज्यादा है मैथ्स में, इसके मैथ्स में नंबर कम है, तो ये कंपेरिजन हो गया कि मैथ्स में इसके नंबर ज्यादा है। अब 2 प्लेयर को अगर मुझे कंपेयर करना है तो कोई ना कोई ऐसी वैल्यू मुझे चाहिए दोनों प्लेयर की, ऐसा कोई डेटा चाहिए, एक सिंगल वैल्यू चाहिए जिससे मैं कंपेयर कर लूं कि मैं बोला अच्छा ये वैल्यू इसकी ज्यादा है तो चलो इसको ले लो, अगर ये वैल्यू इसकी ज्यादा है तो इसको ले लो। तो वो वैल्यू मुझे चाहिए, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। एक सिंगल वैल्यू जो इनके पूरे डेटा को कंपैरिजन कर ले, इनके पूरे डेटा, अब इनके पास बहुत सारा डेटा है। संजू सैमसन ने मान लो अब तक 150 मैच खेलने होंगे, उन 150 मैचेस में उसने अलग अलग विकेट कीपिंग के अलग अलग नंबर ऑफ कैचेस लिए होंगे, अलग अलग रन बनाए होंगे, अलग अलग रन में भी स्ट्राइक रेट अलग अलग हुआ होगा, ठीक है, कितनी बार 0 पे आउट हुआ, कितनी बार ज्यादा रन बना के, ओवरऑल एवरेज उसका अलग अलग होगा, बहुत सारा डेटा होगा उन 150 मैचेस का। सेम ऋषभ पंत की मान लो मैंने 150 मैचेस सिलेक्ट कर लिए, अब इन 150 मैचेस का बहुत सारा अलग अलग डेटा मेरे पास कलेक्ट हुआ। अब उन पूरे डेटा को मैं मतलब वहां पे बैठ के सारे 150 मैच नहीं देख सकता, या फिर मान लो इन्होंने 250 मैच खेले, ठीक है, अब 250 मैच का डेटा मैं एक साथ देख रहा हूँ, तो उस 250 मैच के डेटा को एक साथ देख के मैं नहीं बता सकता हूँ किसको लूंगा। मुझे एक सिंगल वैल्यू चाहिए, एक ऐसा पैरामीटर चाहिए जिसकी वैल्यू को देख के मैं कंपेयर कर सकूं किसको लेना। उसी पैरामीटर को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। उसी पैरामीटर को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन। और डिस्पर्जन मतलब वो एक सिंगल वैल्यू से मैं कंपेयर कर लूं कि जिसकी वो जो वैल्यू ज्यादा आएगी उससे मैं लूंगा। अब देखो सेंट्रल टेंडेंसी 3 प्रकार की होती है जो अपन ने बचपन में पढ़ी थी, बेसिक, मीन, क्या क्या होती थी, मीन और क्या होता था, 3 तरह की सेंट्रल टेंडेंसी, हाँ मीडियन और मॉड। मीन, मीडियन और मॉड। मीन मतलब मीन का सिंपल फॉर्मूला इन सारे 250 मैचेस के स्कोर को ऐड करके 250 से डिवाइड कर दूंगा, टोटल स्कोर डिवाइड बाय नंबर ऑफ मैच, वहां से मुझे मीन आ जाएगा। मीडियन निकालने का तरीका, सबको मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूंगा, जो मिडिल टर्म आएगा वो मेरा मीडियन आ जाएगा। मॉड निकालने का तरीका, जो सबसे ज्यादा बार जो स्कोर होगा वो मॉड होगा। एक तो ये 3 तरीके, ये मेथड 1। या तो आप क्या निकाल लो, सेंट्रल टेंडेंसी निकाल लो। पर क्या हुआ कि इन मेथड में कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां भी थी। मीन, मीडियन, मॉड से एक्यूरेटली ये नहीं पता चल पा रहा था कि प्लेयर कितना एफिशिएंट है। अब जैसे मान लो, अगर मान लो 2 प्लेयर को हम कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल
संजू सैमसन और ऋषभ पंत में। अब संजू सैमसन का ऐसा है कि वो किसी किसी मैच में तो 80 देखो, मान लो 5 मैच का डेटा कंपेयर करें, संजू सैमसन के पिछले जो 5 मैच, मान लो उसका डेटा ऐसा कुछ है, एक मैच में उसने 90 बनाए, एक मैच में उसने 7 रन बनाए, एक मैच में उसने 80 रन बनाए या फिर 83 रन बनाए, एक मैच में उसने मान लो 5 रन बनाए या फिर 6 रन बनाए, और एक मैच में उसने 4 रन बनाए। ठीक है, ये संजू सैमसन के 5 मैच का डेटा है। वहीं पे मैं अगर ऋषभ पंत के 5 मैच का डेटा पता करूं, अब देखो इनका टोटल कितना होगा एक बार करना, ये कितना हो जाएगा, 100, आई थिंक 190 टोटल इसका, करेक्ट। वहीं पे ऋषभ पंत के 5 मैच का डेटा ऐसा कुछ है, 40 उसने बनाए, एक मैच में 50 उसने बनाए, एक मैच में उसने 45 बनाए, एक में मान लो 35 बनाए, और कितने हो गए टोटल एक बार करना, 90, इसका एक काम करो 35 ले लो, तो ये हो गए कितने, 90 और 70 160, और एक में मान लो 40 बनाए, ये भी कितने हो गए, 190 रन। क्लियर है? देखो इसको कॉन्सेप्ट को समझना, ये ऋषभ पंत के 5 मैच का डेटा है। अभी ऋषभ पंत के 5 मैच का डेटा और ये संजू सैमसन के 5 मैच का डेटा, आप बताओ कौन सा प्लेयर ज्यादा अच्छा है? दोनों ने 190 रन ही बनाए, ऋषभ पंत। दोनों ने 190 रन बना, दोनों के नंबर ऑफ स्कोर सेम है, तो दोनों का मीन तो सेम आएगा, दोनों का मीन तो सेम आएगा, है ना? यस सर। दोनों का मीन सेम आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। दोनों का मीन सेम आ रहा, तो मैं मीन से कंपैरिजन नहीं कर पा रहा हूँ कि किसको लूं, लेकिन आप अंदाज से बताओ किसको लेना चाहिए? ऋषभ पंत। क्यों बोला आपने ऋषभ पंत? उसका स्कोर एवरेज सही है सर हर मैच में। एवरेज तो देखो दोनों का बराबर है, एवरेज तो दोनों का बराबर है, एवरेज लोगे दोनों का तो टोटल इसको डिवाइड बाय 5 करोगे तो एवरेज तो सेम है, एवरेज नहीं है यहाँ पे, कुछ और है यहाँ पे। अच्छा है क्या? स्ट्राइक रेट सर, स्ट्राइक रेट भी नहीं बोल, स्ट्राइक रेट तो बोल ही सकते, स्ट्राइक रेट तो मान लो इसने 2 बॉल खेली 7 रन बना दे, स्ट्राइक रेट तो 200 के पास चला गया, स्ट्राइक रेट भी नहीं बोल सकते। और ऋषभ पंत हर मैच में रन बना रहे हैं मतलब। सर परफॉर्मेंस, हाँ देखो और अच्छा वर्ड है कंसिस्टेंसी, बोल सकता हूँ एक वर्ड। यस सर। देखो यहाँ पे थोड़ा कंसिस्टेंट है, मतलब इसका क्या है, ये बनाएगा तो बनाएगा, नहीं बनाएगा तो मतलब कम पे आउट हो जाएगा, मतलब सहवाग जैसा ही है, आएगा तो बहुत खेलेगा और नहीं खेलेगा तो भैया 0 पे आउट हो गया, ये विराट कोहली जैसा है ना? मतलब कंसिस्टेंसी 30-35 रन तो मेरे लिए बना रहा है। अब इसी वर्ड को यूज किया गया था बेसिकली यहाँ पे, क्या है मीन, अब यहाँ का जो ये यहाँ पे जो डेटा है वो कहीं ना कहीं मेरे मीन के आसपास है, मतलब मीन से यहाँ पे डेविएशन कम है, यहाँ पे मेरा डेविएशन क्या है, कम है। देखो मान लो मेरा मीन है, मान लो 40 मीन है, तो 40 से डेविएशन यहाँ पे क्या है, कम है, और यहाँ पे 40 से डेविएशन बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे डेविएशन ज्यादा है, यहाँ पे डेविएशन कम है, तो जहां पे डेविएशन कम है, जहां पे ज्यादा डिफरेंस कम आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो मेरा डेटा कंसिस्टेंट है। तो अगला दूसरा पैरामीटर क्या हो जाएगा, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मतलब या फिर डेविएशन, तो जिसका डेविएशन कम होगा उस प्लेयर को मैं ज्यादा प्रीफर करूंगा, राइट? क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरे लिए कंसिस्टेंट होगा। तो मीन के अबाउट डेविएशन फिर हमने कैलकुलेट किया। पहला मेथड क्या था, मीन मीडियन मोड, लेकिन कभी कभी क्या हो रहा था, 2 लोगों का मीन तो सेम आ रहा था तो मैं कंपैरिजन नहीं कर पाया था। फिर अगली स्टेप में मैंने क्या निकाला, डेविएशन। तो डेविएशन मतलब मैं क्या निकालूंगा, मीन के अबाउट ये देखूंगा डिफरेंस कितना जा रहा है। अब मान लो इसका मीन 40 है, तो 40 के अबाउट लगभग सब 40 के पास है, लेकिन यहाँ पे 40 से बहुत ज्यादा गैपिंग पे, तो यहाँ पे डेविएशन ज्यादा, इधर डेविएशन कम है, तो मैं बोलूंगा जिधर डेविएशन कम होगा वो मेरा प्लेयर ज्यादा अच्छा होगा। तो दूसरा मेथड क्या हुआ, डिस्पर्जन और डेविएशन। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। बोलो। ठीक है, तो यही हमको पढ़ना इस चैप्टर में। एक तो आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो आपने बेसिक पढ़ा था, एक तरीका ये है, लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, उन ड्रॉबैक्स को हटाने के लिए फिर मेजर और डिस्पर्शन पढ़ा गया। मेजर और डिस्पर्शन में भी अलग अलग मेथड पढ़े गए, और हर मेथड अपने पिछले मेथड से बहुत ज्यादा अच्छा था। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमको पढ़ना है मीन, फिर हमको पढ़ना है मीडियन, फिर हमको पढ़ना है मॉड। ये 3 तरह के मेथड पढ़ने। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे बेसिक मेथड आया रेंज। पहला मेथड रेंज। रेंज मतलब मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, लेकिन इसमें तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। फिर हमने पढ़ा डेविएशन, फिर हमने पढ़ा क्या, डेविएशन, और तीसरा मेथड जो डेविएशन से भी ज्यादा अच्छा था, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। ठीक है, तो आपके सिलेबस में ये 3 चीजें, ठीक है, ये 3 और ये 3, इनके बारे में हमको जानना है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीन। अब देखो मीन कैसे निकालता है, मान लो मेरे पास अच्छा डेटा भी 2 तरह का होता है, आपको पता ही होगा। हमने क्लास 10th में देखा था 2 तरह का डेटा। एक डेटा मेरे पास ऐसा आता था x1 x2 x3 एंड सो ऑन अप टिल xn। ये डायरेक्ट इस तरह का, इस डेटा को हम क्या बोलते थे, वर्ड नाम याद है इस वर्ड का। और एक होता था इस तरह फ्रीक्वेंसी वाला डेटा, कि कोई नंबर ज्यादा बार आकर कर रहा है। जैसे मान लो x1 मान लो f1 बार आ रहा है, या फिर इसको चलो ऐसे ले लो, डेटा ही ले लो, चलो कुछ ना कुछ मान लो 1
5 बार आ रहा है, 2 3 बार आ रहा है, 3 7 बार आ रहा है, 4 मान लो 2 बार आ रहा है। ये एक्सआई और ये क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। एक डेटा इस तरह का होता था और एक डेटा इस तरह का होता था, जिसमें डायरेक्ट डेटा दे देते थे और एक में इस तरह का डेटा देते थे। इस डेटा को क्या बोलते थे, कुछ नाम याद है? एक अच्छा वर्ड यूज होता था मेरे को। हाँ, ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा। वेरी गुड, यस, ग्रुप्ड डेटा एंड अनग्रुप्ड डेटा। देखो ये जो ये कौन सा है, ग्रुप्ड कौन सा है और अनग्रुप्ड कौन सा है? देखो पता है, सेकंड वाला कौन सा है? ग्रुप ये कौन सा, ये फर्स्ट वाला कौन सा? चलो ये बताओ, जो डायरेक्ट डेटा होता है इसको क्या बोलते हैं? अनग्रुप्ड। और ये कैसा है? ग्रुप, डिस्क्रीट और ग्रुप डेटा। ठीक है, चलो जो भी वर्ड, एक बार वर्ड देख लेना, क्लास 10th में दिया था। खैर, ये दो तरह का डेटा आपके पास आएगा। अब इसका मान लो मुझे मीन कैलकुलेट करना है। क्या करना है? मीन कैलकुलेट। तो मीन कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं इसका फर्स्ट वाले का मीन कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर, टोटल इन सबका सम कर देंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, है ना? यस सर। ओके, और सेकंड वाले का यहाँ पे xi और यहाँ पे fi है, मतलब जो 1 है वो 5 बार आ रहा है। तो 1 अगर 5 बार आ रहा है तो मुझे 5 बार ऐड करना पड़ेगा 1 को। 1 को कितनी बार ऐड करना पड़ेगा? 5 बार। 2 जो है वो 3 बार आ रहा है, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार कर रहा है, 2 3 बार आ रहा है, तो 2 को 3 बार ऐड करना पड़ेगा और 3 को 7 बार ऐड करना पड़ेगा, है ना? और 4 को 2 बार करना पड़ेगा। अब देखो, रिपीटेड एडिशन मतलब मल्टीप्लीकेशन हो गया। यस सर। ये 1 को 5 बार ऐड करना बेसिकली क्या है? 1 into 5, 1 into 5 प्लस क्या हो गया? 2 into 3 प्लस 3 into 7 प्लस 4 into 2, है ना? ये सबको आ रहा है? यस सर। यस सर। टोटल समेशन कर दिया xi का, टोटल समेशन xi का कर दिया डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कहां से निकालेंगे? 5 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 2, है ना? यहां से आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। यस सर। टोटल नंबर ऑफ टर्म मतलब समेशन fi। टोटल नंबर ऑफ टर्म मतलब यहाँ पे कितनी बार? ये 5 बार, 3 बार, 7 बार, 2 बार, कितनी बार आ रहा है? 17 बार, 17 बार। 17। तो बेसिकली मेरा फॉर्मूला क्या हो गया मीन का? सेकंड फॉर्मूला क्या हो गया? समेशन। एक तो इसका समेशन करना है किसका? xi into fi का, और दूसरा समेशन किसका करना है? समेशन fi का। क्या ये सबको समझ में आ रही है कि नहीं? बात बताइए, बताओ। इसमें क्या डाउट हो तो पूछो एनीवन। नो सर। क्लियर है? ये मेरा सेकंड फॉर्मूला हो गया मीन का, समेशन xi fi डिवाइड बाय समेशन fi, है ना? समेशन fi xi डिवाइड बाय समेशन fi और n मतलब समेशन fi। क्लियर है सबको? यस सर। ओके। अब ये xi बोसी बार क्लास इंटरवल हमको देते थे। जैसे क्लास इंटरवल दे दीजिए 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से क्लास इंटरवल दे दी। बोसी बार क्लास इंटरवल हमको देते हैं और इसकी मान लो फ्रीक्वेंसी हमको दे दी 2174 मान लो। तो इसकी xi कैसे निकालते थे? xi कैसे निकालते थे क्लास इंटरवल? दो टर्म्स को फॉर्मूला क्या होता था? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, है ना? अपर लिमिट xi कैसे निकालते थे? उस इंटरवल का अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, डिवाइड बाय 2, या फिर इसका मिडिल टर्म। तो 0 प्लस 10/2 कितना हो जाएगा? 5, 5 है ना? 10 प्लस 20 30, 30 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 15। 15। ये कितना आ जाएगा? अगेन 50 डिवाइड बाय 2 20। अब देखो इसमें 10 10 से बढ़ता जाएगा। ये 5 में 10 ऐड करोगे 25, फिर वापस 10 ऐड करोगे 35, है ना? 35। 10 से डेटा आपका ऐड हो जाएगा, आपका xi हो जाएगा। अब आप xi fi का प्रोडक्ट निकाल लेना, फिर इसका समेशन और इसका समेशन आपस में क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर है? यस सर। बोल दो बच्चों सब एक बार। ये सबको बातें समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है? यस सर सर। इसमें 0 से 10 तक सर 10 यस सर, आ रही है बहुत 10 नंबर है सर, 10 नंबर का 2 होगा ना? क्या हो गया? सर इसमें 0 से 10 तक सर 2 है fi, तो सर 0 से 10 तक सर 10 नंबर का 2 होगा ना? यहाँ पे नहीं 5 नंबर का 2 नहीं नहीं, यहाँ पे इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या है? ये वाला मेथड हम क्यों यूज करते थे एक्चुअली में? बोसीबा के डेटा बहुत ज्यादा होता था। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि डेटा अगर आपको लेना, दिल्ली में जितने भी 10वीं क्लास के बच्चे हैं उनका मुझे मैथ्स का एक टेस्ट का स्कोर इकट्ठा करना है। अगर मैं एक एक बच्चे का स्कोर इकट्ठा करने गया तो मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने उस मेथड को शॉर्ट करने के लिए क्या करा? मैंने बोला कि 0 से 10 में जितने भी स्कोर है उतने कितने बच्चे हैं, 20 से 30 में जितने भी स्कोर है उतने कितने बच्चे हैं। तो मैंने क्या करा? उस डेटा को ऐसे कलेक्ट किया कि 0 से 10 में मान लो 40 बच्चे हैं, 10 से 20 वाले मान लो 100 बच्चे हैं, 20 से 30 वाले मान लो 1000 बच्चे हैं, और ये तो यहाँ पे 0 से लेके 10 के बीच में सारे स्कोर कंसीडर कर लिए। तो उसमें से मुझे अगर सिंगल वैल्यू कंसीडर करनी तो मैं मिडिल वैल्यू कंसीडर कर रहा हूँ। क्लियर है? यहाँ पे 10 स्कोर कंसीडर नहीं कर रहे हैं, एक मिडिल वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं। ये रेंज पकड़ ली मैंने, है ना? यस सर। ये पहले मुझे डेटा इस तरह से दिया हुआ था, अब मैंने क्या ले लिया कि रेंज ले लिया।
इसको भी बोलते थे अनग्रुप डेटा, आई थिंक ग्रुप डेटा ऐसा कुछ बोलते थे। क्लियर है? अब यहाँ पे मैंने रेंज ले लिया, हाँ है ना? यस सर। ओके, पहले डेटा देखो, डेटा तीन तरह से आपको दिया जा रहा है, डेटा आपको तीन तरह से दिया जा रहा है। एक तो डायरेक्टली आ रहा है x1 x2 x3 एंड x1, तो इसका फॉर्मूला आपका वो आ गया समेशन xi डिवाइड बाय n, नंबर ऑफ टर्म्स, ये आपका मीन का फॉर्मूला हो गया। दूसरा डेटा आपको xi fi के टर्म्स में दिया जा रहा है डायरेक्टली, xi और fi, तो अगेन इसका फॉर्मूला बेसिक वही हो गया समेशन xi fi डिवाइड बाय n। अब कभी कभी क्लास इंटरवल के टर्म्स में देंगे, तो क्लास इंटरवल में आपको फिर मिडिल वैल्यू कंसीडर करनी। मिडिल वैल्यू कैसे निकालोगे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, एनीवन, पूछो बच्चों, एनीवन कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। क्लियर है? ठीक है, चलो एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन देखते हैं मीन में, बहुत प्यारा ऑब्जर्वेशन है, ध्यान से समझना। एक अच्छी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हो। किसी को भी डाउट हो, कितना भी छोटा डाउट क्यों ना हो, पूछ लेना। इस चैप्टर में जितना फंडामेंटल क्लियर रखोगे उतना ज्यादा फायदा। ये चैप्टर दिखने में आसान है, ऑफ कोर्स आसान है, लेकिन इसके फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। इसलिए मन में कोई भी डाउट आता है, हाथों हाथ पूछ लेना अनम्यूट करके। अब मान लो कुछ एक डेटा में कंसीडर करता हूँ, फॉर एग्जांपल कुछ नंबर्स का नंबर ले लो, मान लो 1 2 3 4, इनका सम कितना आएगा? 5 और 4 9 है ना। और एक और नंबर ले लो, मान लो 6। क्लियर है? इसका मीन पता करना, एक बार मीन कितना रहा है डायरेक्टली? 3 आएगा सर। हाँ, 3 मीन कितना जाएगा? इनका सबका सम 15। डिवाइड बाय 5 है ना, कितना रहा? 3 आ रहा है। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस यस सर। सर। तो मीन कैसे निकाला? इन सबका सम करते हैं, इन सबका सम करेंगे तो 15 15 बटे 5 3 आ जाएगा। अब देखो इसमें मैं थोड़ा सा एक अच्छी चीज क्या कर रहा हूँ, अगर मान लो मैं एक नया डेटा आपको लेता हूँ, नया एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक नया, क्या हो गया सर सम 16 आ रहा है। गड़बड़ कर दी मैंने। 3 और 3 6 और 4, हाँ सम 16 आता है, 5 ले लो, सॉरी। हाँ तो फिर 5 ले लो, फिर 5 लेने में फायदा है, 5 ले ले इसको। हाँ वेरी गुड। अब देखो सम कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। यस सर। ठीक है, मैंने 1 2 3 4 5 नंबर लिए, उनका मीन कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो, एनीवन, एनीवन कोई डाउट है क्या? नो सर। नो, ओके। अब मान लो एक और डेटा लेता हूं मैं, एक डेटा और लेते हैं, मान लो इस तरह से ले 7 14 21 28 35, इसका मीन बताओ कितना है? करो ऐड। और एक और डेटा लेते हैं, सर 105 अपॉन 21 21 सर, 21 105 21 आ रहा है। 21 यस सर। ओके, एक और डेटा लेते हैं, चलो 11, या फिर रुको, हाँ चलो 11 कॉमा, चलो 11 18 25 32 39, इसका निकालना। सर 25 हाँ, एक बार क्रॉस चेक, 25 पक्का? 25 सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन क्या है, ये जो पहला डेटा था 1 2 3 4 5, इसका मीन मुझे पता था कितना था? 3, है ना। अब देखो ये जो नया डेटा आया है, ये क्या इससे मैं इसको कंपैरिजन कर सकता हूँ? ये डेटा, इसमें ऐसा क्या किया था कि ये डेटा क्रिएट हो जाए? इस डेटा में मैं क्या करूं, इस डेटा में मैं क्या करूं ताकि ये बन जाए? 7 कॉमन ले। 7 को मल्टीप्लाई है ना, दिख रहा है सबको? यस सर। इसके सारे डेटा में अगर मैं 7 को मल्टीप्लाई करूंगा तो यही तो आ जाएगा। देखो ध्यान से, 1 7 14 21 28 35, है ना। इसके हर डेटा में 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या आपको दिख रहा है? यस सर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, हर डेटा में 7 से मल्टीप्लाई करो। आपने आंसर कितना बताया था? 21 बताया था। तो मीन में भी क्या हो रहा है? डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो रहा है। यस सर। तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा? 21। ठीक है, तो आपको देखो ये प्रॉपर्टी क्या हो गई कि अगर नॉर्मल जो भी मेरे पास डेटा दिया हुआ था उसका अगर मीन 3 है, मान लो कुछ दिया हुआ है 3, अगर हर डेटा को मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं तो मीन भी उस कांस्टेंट से क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या समझ में आया? यस सर। तो डायरेक्टली अच्छा। एक बार अच्छे समझो, नॉर्मल जो डेटा था x1 x2 x3, उसका मीन था मान लो x बार,
उस हर डेटा में अगर मान लो मैं ए मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नए मीन में भी ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे बताओ इस डेटा से ये डेटा कैसा आया? हाँ, सर क्या वेरी इसमें 4 ऐड करके Plus good. 4, sir. प्लस 4 हर एवरी डेटा में क्या करा है? हर डेटा में एवरी डेटा में प्लस 4 कर दिया। देखो ध्यान से, इसमें प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 कर दिया। Yes, sir. और इसका आंसर आपने कितना बताया था? 25 बताया था। तो बेसिकली जो Yes, पुराना sir. मीन था उसमें भी हम क्या कर देंगे? प्लस 4 ऐड कर देंगे डायरेक्टली। तो आंसर कितना आ जाएगा? 25। हाँ, है ना? 25. क्या बात समझ में आ Yes, गई? sir. क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी बहुत काम की है, इसको ध्यान रखना है। क्या प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मान लो मेरे पास नॉर्मल डेटा है x1 x2 x3 अप टिल xn, इस नॉर्मल ये डेटा था मेरे पास। कॉन्सेप्ट क्या है? इस डेटा का मान लो मीन है आपका, मीन आपका इस डेटा का आ रहा है x बार। मीन कितना आ रहा है? x बार। इस हर डेटा में अगर मैं a से मल्टीप्लाई कर दूं, हर डेटा में क्या कर दूं? a से मल्टीप्लाई अगर कर दिया मैंने, हर डेटा में a से मल्टीप्लाई कर दिया, और मान लो मल्टीप्लाई करने के साथ साथ इसमें b ऐड भी कर दिया। क्या करा? कोई कांस्टेंट नंबर b हर डेटा में ऐड भी कर दिया। कोई कांस्टेंट नंबर b हर डेटा में ऐड भी कर दिया, तो जो नया मीन आएगा, बताओ नया मीन क्या आएगा? AX bar पुराने मीन में क्या होगा? पुराने मीन में क्या होगा? a मल्टीप्लाई हो जाएगा और b ऐड हो जाएगा, है ना? Yes, sir. ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो अच्छे से। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये क्या है? अगर कोई डेटा मेरे पास दिया, उसमें अगर मैं a मल्टीप्लाई करता हूँ, b ऐड करता हूँ, तो नया जो मीन है उसमें पुराने मीन में आप a मल्टीप्लाई करके b ऐड करोगे तो भी आपको नया मीन मिल जाएगा। ये कहने का मतलब, ठीक है? लिख लो इसको। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको बहुत काम आएगी। कभी कभी अगर मान लो मुझे थोड़ा डेटा को रिड्यूस करना है, कभी कभी बहुत ज्यादा लार्जर नंबर मुझे अगर दे दें और मुझे उस डेटा को थोड़ा सिंप्लीफाई बनाना, तो मैं कोई एक नंबर से सब में सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। तो सबको मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, तो जो नया मीन आएगा पुराने मीन में वो नंबर सब्सट्रैक्ट कर दो, ताकि आपका डेटा थोड़ा आसान बन जाए, कैलकुलेशन आसान हो जाए। और ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी पे बेस भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या ये प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गई? Yes, sir. लिख लिया सबने ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, बेसिक फंडामेंटल। अगर ऐसा नंबर हो तो मीन निकालने का तरीका डायरेक्ट सम डिवाइड बाय 5। xi fi दिया तो समेशन xi fi बाय समेशन fi, और यहाँ पे अगर दिया तो xi निकाल लेना मिडिल टर्म से और समेशन fi। ठीक है, चलो ये आसान आसान क्वेश्चन है। चलो एक थोड़े से अच्छे थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। करो इसको ट्राई। फंडामेंटल से जाना बच्चों, बेसिक। चलो किसी का आंसर आया? एनीवन? सर 81/18 आ रहा है। 1/18। 18। एक बार वापस क्रॉस चेक करो।
और किसी का आंसर कुछ आया? चलो कोई बात नहीं, देखो पहला क्वेश्चन है तो इसको सीखते हैं अपन। सब लोग देखो ध्यान से। द मीन ऑफ द रन ऑफ द केदार जाधव इन द 15 मैचेस इज 4। तो मुझे इसका डेटा बताओ। अगर 15 मैचेस का मीन 4 दिया हुआ है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मीन कैसे निकालते हैं? 4 किसके बराबर होगा बताओ? ये 4 किसके बराबर होगा? मीन 4 दिया आपको 15 मैचेस का, इसका मतलब इन 15 मैचेस का जो स्कोर होगा डिवाइडेड बाय कैसे करूं? 15। 15 मीन कैसे निकालते हैं? 15 मैचेस का स्कोर ऑफ द 15 मैचेस डिवाइड बाय 15 इक्वल टू 4। तो यहाँ से मेरे पास क्या डेटा आ जाएगा? सबसे बेसिक देखो, हमेशा पहला मीन जब भी दिया हो तो टोटल सम हमेशा निकाल सकते हो। तो यहाँ से आप ध्यान रखना, डायरेक्टली मैं क्या लिखूंगा हर बार? टोटल जो सम आ जाएगा 15 मैचेस का वो कितना आ जाएगा? 4 इंटू 15 है ना। मीन इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, मीन इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, क्लियर है? कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, है ना? यहाँ तक समझ में आया? बोलो बच्चों। सर ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब आगे पढ़ो अगली लाइन। द मीन ऑफ द रन्स इन द फर्स्ट 3 मैचेस, द मीन ऑफ द रन्स इन द फर्स्ट 3 मैचेस इज 7। तो शुरू के जो 3 मैचेस है उनका मीन 7 दिया हुआ है। शुरू के 3 मैचेस का मीन, तो उसके शुरू के 3 मैचेस का मीन कैसे लिखेंगे? ऐसे, वो कितना दिया हुआ है? 7। तो यहां से मेरे पास क्या डेटा आ जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20. इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। क्या बात समझ में आई? Yes, sir. क्वेश्चन में पूछा गया क्या है बच्चों? पूछा गया है फाइंड द मीन ऑफ द रिमेनिंग मैचेस। फाइंड द मीन ऑफ द रिमेनिंग मैचेस। तो मीन ऑफ द रिमेनिंग मैचेस कौन कौन से हैं? देखो, शुरू के 3 के अलावा रिमेनिंग मैचेस कौन से बचे? अब कहां से स्टार्ट होगा? देखो, हाँ वेरी गुड। रिमेनिंग मैचेस कौन कौन से? x4 प्लस x5 एंड सो ऑन अप टिल x15। ये रिमेनिंग मैचेस है। इसका मीन निकालना है, इसका सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ मैचेस कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। टोटल 15 थे, उसमें से 3 मैचेस पहले खेल लिए, अब बचे कितने मैचेस? 12 मैचेस बचे। तो ये वैल्यू मुझे निकालनी। तो क्या मुझे आप बता सकते हो x4 से x15 का सम कैसे निकालें? ये 2 इक्वेशन है, ध्यान से बताओ। x4 से x15 का, देखो मेरे पास कहां से कहां तक का सम है? x1 से x15 का सम है कितना? 60 के बराबर। और 1 से 3 का सम है 21 के बराबर। तो बताओ 4 से 15 कितना होगा? 12 into 4 1 minus. हाँ, तो 60 में से 21 माइनस कर देंगे, Yes, sir. है ना? देखो 1 से लेके 15 मैचेस का सम दिया था 60 और शुरू के 3 मैचेस का सम है 21। तो मुझे 4 से लेके बचे हुए मैचेस का निकालना है ना। तो बचे हुए मैचेस कैसे निकलेंगे? शुरू के 3 मैचेस में से माइनस कर दो। टोटल मैच में से शुरू के 3 मैचेस माइनस कर देंगे तो बचे हुए मैचेस का तो सम आ जाएगा, है ना? Yes. तो क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? Sir, upon 12 क्यों लिया? यस सर अपॉन 12 मतलब मीन निकालना है ना। तो मीन क्या निकालते? टोटल स्कोर अपॉन नंबर ऑफ मैचेस। तो ये यहाँ पे 4 से लेके 15 तक कितने मैच है? 12 मैच ही तो है। टोटल मेरे पास 15 मैच थे, उसमें से 3 मैच यहाँ पे खेल लिए। तो 3 मैच चले गए तो कितने मैच बचे? रिमेनिंग 12 मैच बचे। रिमेनिंग मैचेस कितने बचे? 12 मैच। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए 12 से डिवाइड। अब देखो रिमेनिंग मैचेस का मीन निकालना था, तो रिमेनिंग मैचेस का मीन कैसे निकालेंगे? रिमेनिंग मैचेस का स्कोर डिवाइड बाय नंबर ऑफ मैचेस। अब कितने मैच बाकी थे? 12 मैच बाकी थे। बोलो आई की बात समझ में? कितना आ जाएगा ये आंसर? 3.25. मतलब 39/12 ऐसा कुछ है, देख लेना। Yes, sir. 39/12। एक बार अच्छे से देख लो, किसी को कोई डाउट हो तो वापस पूछ लो। देखो हमेशा फंडामेंटल अपनाना है। जो भी गिवन डेटा उसको प्रॉपर्ली उतारो, जो भी चीज पूछी गई उसको अप्लाई कर दो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलो इसको ट्राई करो एक बार। 1 मिनट रुको, मैं थोड़ा सा आपके लिए आंसर हटा देता हूँ। वो पीपीटी बनाते टाइम आंसर शायद रही है। ये समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया? आ गया. आ गया, ठीक है। तो कभी भी है ना गिवन डेटा को उतारो अच्छे से, आपका काम हो जाएगा। इस पे गाना बन 1 मिनट, चलो इसको करो। ते खुंदे कर दिया। इसका माइक ऑन है, चलो करो इसको ट्राई। इसमें भी ऐसा ही दिया हुआ है। दो डेटा है, उनका ओवरऑल मीन निकालना, बेसिकली कंबाइंड मीन निकालना है। करो सॉल्व प्रॉपर्ली। द मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन। 2 तरह का डेटा हुआ है। एक डेटा इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 है, उसका मीन आपको दिया हुआ है 100।
दूसरा ऑब्जर्वेशन है जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 6, उसका मीन आपको दिया हुआ है 80 सॉरी। तो इनका 9 + 15 इनका तो ये जो 15 ऑब्जर्वेशन इनका कंबाइंड मीन पूछा है। मीन ऑफ द 15 ऑब्जर्वेशन, मीन ऑफ द 15 ऑब्जर्वेशन। करो ट्राई, कितना है 92? यस सर। ओके चलो एक बार समझ लो अच्छे से, फिर मैं इसका फॉर्मूला भी बता दूंगा। देखो यहाँ पे वापस सेम चीज है, कुछ नो डेटा उसका मीन आपको दिया, तो उनका नो का सम कितना हो जाएगा, अभी मैंने बताया था, मीन को नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दोगे, 92 सर। ठीक है। तो 9 × 100 इनका टोटल सम कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय 9 इक्वल टू मीन, तो 900 आ जाएगा, है ना। और ये जो बचा हुआ डेटा है, अगले 6 डेटा, इसको मतलब y1 y2 मान लेते हैं। इन 6 डेटा का सम कितना आ जाएगा, इसका मीन इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज 80 × 60 कितना आ जाएगा, 8 × 6 = 48, है ना, 480। ये यहाँ तक। यस सर। अब मुझे क्या पूछा गया था, कंबाइन मीन। कंबाइन मीन मतलब इन सारे के सारे का कंबाइन मीन, टोटल टर्म्स कितनी है 15, इन 15 टर्म्स का मीन निकाला था, टोटल सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसा करेंगे अपन, है ना। अब टर्म्स कौन कौन सी है, यहाँ पे 2 तरह की टर्म्स है, एक तो x1 से लेके x9, और दूसरी टर्म्स कौन सी है, y1 से लेके y6, है ना। इनका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 15 है, क्लियर है यहाँ तक। अब इनकी वैल्यू पुट देंगे, ये x इसका सम कितना है 900 है, 900 480 plus 480 डिवाइड बाय 50, क्लियर है। तो इसका आंसर कितना 70 कितना आ रहा है, 72 है 92 कितना आ रहा है, 92। ओके 92। अब देखो एक तरीका ये था, मतलब बेसिकली इसमें हमने क्या किया, सम करके टोटल सम निकाले अलग अलग, दोनों को टोटल नंबर ऑफ टर्म से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और कभी कभी कोई बुक्स में फॉर्मूला भी अप्लाई करते थे, तो बेसिक फॉर्मूला क्या है इसका, n1 × x1 बार, इसका टोटल कितना हो जाएगा, n1 × x1 बार, ये तो क्या n1 × x1 बार, फिर क्या किया प्लस n2 × x2 बार डिवाइडेड बाय n1 + n2 डिवाइडेड बाय n1 + n2। अगर आप चाहो तो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, बेसिक फंडामेंटल से भी अप्लाई कर, सेम चीज है दोनों, क्लियर है। दिस प्लस दिस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। चलो ध्यान रखना, किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। नो सर। ठीक है, ये वाला करो ट्राई, एक सेकेंड, इसका आंसर पता नहीं इसमें तो ना दे दिया, एक सेकेंड ना। कभी कभी कुछ कुछ डेटा आपको इस तरह से देंगे कि आपको कुछ टर्म डिलीट कर दी गई हो, है ना, तो कैसे करेंगे उसको, जैसे मान लो कभी कभी आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें मान लो कुछ टर्म क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है, कुछ डेटा क्या होता है इनकरेक्ट आ जाता है, तो उस इनकरेक्ट डेटा को मुझे हटाने के लिए केसेस को सॉल्व ट्राई करोगे, एक सेकेंड बस। ओके क्लियर हुआ यहाँ तक सबको, यस सर। यस सर। ओके चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला करो, आराम से बेसिक फंडामेंटल अप्लाई करो, कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक फंडामेंटल अप्लाई करके इस क्वेश्चन को ट्राई करके मुझे आंसर बताओ, शांति से ट्राई करो इसको। सर 48। 48, एक बार वापस क्रॉस चेक करना बेटा, सर 50। सर 48। 48 आ रहा है, सर 50। 50 आ रहा है, दो तरह का आंसर आ रहा है, दोनों के दोनों एक बार देख लो कौन सा आंसर सही है। मुझे आंसर पता नहीं है वैसे तो, पर आंसर वैसे पता है, लेकिन एक बार वापस फिर भी आप लोग क्रॉस चेक कर लो, शायद 48 50 दोनों में से कोई एक ही है, लेकिन एग्जैक्टली क्या है देखते हैं। 49 अब नया नया आंसर आ गया, 50 आंसर एक्चुअली, एक बार क्रॉस चेक करो सब लोग अपना अपना आंसर।
सर 50। हाँ 50 करेक्ट है। ठीक है चलो अच्छा क्वेश्चन है, एक बार समझते हैं इसको। वापस फंडामेंटल से जाएंगे, फंडामेंटल से करोगे कोशिश तो गलत नहीं होगा। पढ़ो वापस से। द मीन ऑफ द 100 आइटम इज 49। ये देखो पहली लाइन पढ़ो। तो मुझे बताओ इस लाइन से मैं क्या लिखता हूँ हर बार? 100 आइटम का मीन 49, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा बताओ? 100 आइटम। तो हर बार मैं ये लिख रहा हूँ ना, x1 प्लस x2 अप टिल 100 का सम कितना आ जाएगा? X1 49 मल्टीप्लाई बाय 100 है ना? यस देखो यही डेटा बार बार यूज कर रहा हूँ, वापिस इसी क्वेश्चन में x1 से लेके x100 का सम मेरा ये आ गया। फिर आगे क्या बोला गया है? इट वाज डिस्कवर्ड दैट द 3 आइटम्स which should have been 60, 70 and 80, 3 आइटम जिसको 60, 70 और 80 होना चाहिए था, मतलब ये मेरा करेक्ट डेटा है, वो रॉन्गली रेड एस, उनको रॉन्गली क्या रेड कर लिया, गलत पढ़ लिया गया, वो रॉन्गली रेड एस 40, 20 एंड 50। मतलब ये मेरा रॉन्ग डेटा है, ये मेरा क्या है? रॉन्ग डेटा, और ये मेरा करेक्ट डेटा है। तो बेसिकली इसमें मैंने 60, 70 और 80 की जगह 40, 20 और 50 ले लिया। ठीक है, होना क्या चाहिए था? 60, 70 और 80 होना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह हमने क्या वैल्यू पुटअप कर दी? गलती से ये वैल्यू पुटअप कर दी। तो करेक्ट मीन क्या होगा? तो जो गलती करी उसको हटाना पड़ेगा, और जो सही वैल्यू उसको लाना पड़ेगा, है ना? देखो अगर कोई काम गलत किया है तो उस गलत काम को आपको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? गलत काम को हटा के सही काम करना पड़ेगा। तो जो करेक्ट मीन होगा, करेक्ट मीन कैसे निकालेंगे? देखो टोटल सम मेरा कितना था? 4900, है ना? टोटल सम कितना था? 4900। अब इसमें से मुझे क्या हटाना पड़ेगा? 40 ये हटाना पड़ेगा। जो गलत टर्म मैंने लिख दी थी वो हटानी पड़ेगी। तो गलत टर्म कौन कौन सी थी? 40, 20 और 50। रॉन्ग टर्म्स को मैंने क्या कर दिया? हटा दिया। लेकिन जब हटा दिया उसके बाद करेक्ट टर्म्स को ऐड भी तो करना पड़ेगा। कौन सी करेक्ट टर्म्स? 60, 70, 80 70 प्लस 80 को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मीन में तो मुझे सम ऐड करना रहता, तो इसको ऐड किया और इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म। मुझे बता टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रहेगी? 100 100 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि देखो टोटल 100 थी, 3 टर्म हटाई, वापस 3 टर्म ऐड कर दी, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम ही रही, है ना? यस सर। आगे बात समझ में? तो यहाँ से आप अपना आंसर निकाल सकते हो। 4900 माइनस ये कितना आ जाएगा? 110 प्लस ये कितना आ जाएगा? 202 210। ओके, डिवाइड बाय 100। तो ये आ जाएगा 4900। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 100 डिवाइड बाय 100। तो 5000 डिवाइड बाय 100 कितना आ जाएगा? 50। यस और नो? क्लियर हो गया? सबको समझ में आ रहा है? अब देखो जेई मेंस में इस भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। एक जेई मेंस का क्वेश्चन करते हैं, देखो ट्राई करो आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। सब लोग ट्राई करो। जेई मेंस 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। एवरीवन ट्राई नाउ। हो जाएगा सबसे आराम से। बेसिक अप्लाई करके ट्राई करो। किधर मिल गया? मैं तो बहुत एक्साइटेड था। अरे रोशन आया। बेसिक अप्लाई करो, अच्छे से ट्राई करो इसको। आराम से फंडामेंटल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो और प्रॉपर्ली डेटा को उतारना। एक्यूरेट आंसर आना चाहिए। सर 14। 14। यस अच्छा सर। चेक करते हैं। Yes, sir. 14. 14 आ रहा है। बाकी लोग भी एक बार देख लो कोई गलती ना हो जाए। अपना आंसर क्रॉस चेक कर लो। सर 14। 14 ही आ रहा है। अच्छा, 2-3 बच्चों का 14 आ गया। देखते हैं क्या करेक्ट आंसर है। बहुत जल्दी निकाल लिया। सर 14। ओके ओके, चलो देखते हैं। चलो आई थिंक देख लेते फटाफट। मैं फटाफट कर रहा हूँ इसको सॉल्व। बाकी लोग भी क्रॉस चेक कर लो। जिसको नहीं समझ में आया एक बार वापस समझ लो। द मीन ऑफ द डेटा कंप्राइजिंग ऑफ द 16 ऑब्जर्वेशन इज 16। तो 16 ऑब्जर्वेशन का मीन 16 है। तो मैं यहाँ से पहली लाइन ये लिख दूंगा, मेरी फेवरेट। इन सबका सम कितना हो जाएगा बच्चों? सबका सम कितना आ जाएगा? 16 इंटू नंबर ऑफ टर्म, 16 इंटू नंबर ऑफ टर्म, इसका कितना? 256 होता है ये, है ना? समझ में आ गया? अब क्या बोला गया? इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वैल्यू 16, इसमें एक ऑब्जर्वेशन थी जिसकी वैल्यू 16 थी, वो डिलीट कर दी गई है।
उसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया गया। मतलब इस x1 x2 x3 में एक ऑब्जर्वेशन थी 16, उसको डिलीट कर दिया गया और उसकी जगह 3 ऑब्जर्वेशन 3 4 5 ऐड कर दी गई। 3 4 5 क्या कर दी, ऐड कर दी गई। तो नया मीन क्या होगा, तो सेम काम, जो डिलीट किया उसको डिलीट कर दो, जो ऐड किया उसको ऐड कर दो। तो न्यू मीन क्या हो जाएगा, देखो टोटल सम तो लिखना ही पड़ेगा। टोटल सम कितना है 256 है ना, टोटल सम कितना है 256। इसमें से क्या डिलीट किया गया है, 16 तो 16 को माइनस कर दिया और क्या ऐड कर दिया गया है, 3 4 5 तो जो ऐड किया उसको ऐड कर दो, 3 + 4 + 5। तो ये मेरा टोटल सम एक नया सम आ जाएगा। 16 को डिलीट, टोटल में से 16 को डिलीट कर दिया क्योंकि इसको डिलीट करना था और इसको ऐड करना था। अब मुझे ध्यान से बता नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी। 17, 18. हाँ अब देखो पहले कितनी थी, 16 ऑब्जर्वेशन थी। पहले कितनी थी, 16 ऑब्जर्वेशन, उसमें से एक डिलीट कर दी, 1 डिलीटेड, तो कितनी बची 15। 15 ऑब्जर्वेशन के बाद 3 ऑब्जर्वेशन ऐड कर दी तो कितनी बची 18। आया ना, आई बात समझ में, बोलो। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आ जाएगी 18। इसको सॉल्व करोगे कितना आ रहा है, देखते हैं आंसर। ये यही किया सबने, यस सर 14 तो Yes, sir. 240 + 12 डिवाइड बाय 18, चेक कर लेना। 14 252 डिवाइड बाय 18, हाँ 14 आ रहा है, करेक्ट। बहुत बढ़िया बच्चों, चलो आगे। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन आप कर लेना। ये बताओ फंडामेंटल प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए अच्छे से ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है। किसी को प्रीवियस क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है, किसी को डाउट हो तो पूछ लो प्रीवियस क्वेश्चन में। आराम से सोच समझ के करो कोशिश। हाँ मंजुला बोलो। सर x bar plus n plus 1/2 x बार प्लस n प्लस 1/2, ओके yes वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया, चेक करते हैं। मुझे आंसर तो इसे आइडिया नहीं है, लेकिन आपने ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है। और किसी का आंसर कुछ आया है? मंजुला का आंसर आया x बार प्लस n प्लस 1/2, ऐसा कुछ आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, X sir. bar plus N plus 1. ओके एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ बच्चों का आंसर ये आ रहा है, बहुत बढ़िया। एक बार देखते हैं इसका आंसर क्या है। बोला गया है द मीन ऑफ n आइटम इज x बार, तो n आइटम है तो मैं वापिस इसको x1 x2 ये कंसीडर कर लेता हूँ, xn ये n आइटम है, इनका मीन जो दिया हुआ है x बार दिया हुआ है। मीन कितना दिया हुआ है, x बार, ठीक है। इफ ईच टर्म इज इंक्रीज बाय, सॉरी फर्स्ट टर्म इज इंक्रीज बाय 1, सेकंड टर्म इंक्रीज बाय 2 एंड सो ऑन, मतलब हर टर्म में अलग अलग इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट टर्म में 1 ऐड कर रहे हैं, सेकंड टर्म में क्या ऐड कर रहे हैं 2, थर्ड टर्म में 3 ऐड करेंगे और nth टर्म में क्या ऐड करेंगे n ऐड करेंगे, है ना। ये करने के बाद नया मीन क्या होगा, तो बेसिकली अब होगा क्या, न्यू मीन निकालना है मुझे। अब हर टर्म में कांस्टेंट नंबर ऐड नहीं हो रहा, हर टर्म में नया टर्म ऐड हो रहा है। तो न्यू मीन निकालने के लिए वापस बेसिक फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल दिस टर्म। अगर इन टर्म को, इसको मैं सिंगल टर्म कंसीडर करूं, इसको सिंगल टर्म कंसीडर करूं, इसको सिंगल टर्म कंसीडर करूं, इन सबका सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म। या फिर एक काम करो, आप इसको ऐसे भी कर सकते, इसमें होगा क्या देखो ध्यान से, इन सबका सम करना है, बोलो करना है कि नहीं करना है। Yes, sir. नया मीन में क्या होगा, इन सबका सम होगा, मतलब x1 + 1 प्लस x2 + 2। देखो डेटा जितना प्रॉपरली लिखोगे ना, कभी गलती नहीं होगी इस चैप्टर में। x3 + 3 एंड सो ऑन अप टिल xn plus n, इन सबका सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स करना है। अब बताओ काई से डिवाइड करें, n plus n सोच के बताओ। n plus 1 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, हाँ देखो पहले ऑलरेडी n टर्म्स थी पहले से, हाँ उसमें मैंने n टर्म्स और ऐड कर दी, 2n 2n हो जाएगी, n + n हो जाएगी कि नहीं आएगी, हाँ है ना। yes sir Yes. पहले से ऑलरेडी n टर्म्स तो थी मेरे पास, x1 x2 x3, उसमें एक बार 1 ऐड किया, 2 ऐड किया, 3 ऐड हुआ, तो n टर्म्स और एक्स्ट्रा ऐड कर दी ना, हर टर्म में एक एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड करी,
हर टर्म में एक एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड करी तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाएगी n प्लस n। अब देखो इसका सम कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 इनको थोड़ा अलग कर लेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 इनको अलग कर लेंगे xn को, और ये 1 2 3 को अलग कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 2n, डिवाइडेड बाय 2n। चलो अब देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, अगर मीन हमें दिया हुआ है, इसका मीन अगर x बार है तो इसका सम कितना आ जाएगा, x1 प्लस x2 का सम कैसे निकालते थे, x बार इंटू n, नंबर ऑफ टर्म्स है ना, बोलो बच्चों। Yes, sir. हर क्वेश्चन में यही कर रहे हैं, अगर इनका मीन x बार है तो इनका सम कितना हो जाएगा, x बार इंटू n हो जाएगा। ये सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Sir. प्लस 1 प्लस टू टिल n, 1 से लेके n नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला भी एक होता था, तो क्या होता था, सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला n plus 1 upon 2। हाँ ये याद रखो बच्चों, ये बहुत बार काम आता है, बहुत बार यूज भी हुआ है, एपी में भी बहुत बार यूज हुआ, सीरीज में भी यूज हुआ है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ये सबको याद होना चाहिए। आप याद नहीं था तो अगली बार याद रखना, n इंटू n प्लस 1/2 डिवाइड बाय 2n, डिवाइड बाय 2n। यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. यहाँ से देखो ऊपर से n कॉमन लोगे, नीचे वाले n से कैंसिल हो जाएगा, तो मैं जो फाइनल आंसर आएगा उस फाइनल आंसर को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, x बार बाय 2, x बार बाय 2 प्लस n प्लस 1 बाय 4। एक बार चेक करो, क्लियर है? हाँ है ना? आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर हो गया सबको? बोलो। Yes, sir. ठीक है, ये ध्यान रखना। Yes, sir. ये मैंने ऑलरेडी किया मैंने। इस वाले चलो इसका आंसर बताओ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट बताओ इसका आंसर क्या आएगा। Sir, x bar divided by 3. हाँ, X bar x बार डिवाइड बाय 3, करेक्ट है। पहले मीन कितना था, x बार इफ ईच नंबर इज डिवाइड बाय 3। अगर हर नंबर को मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो नया मीन क्या हो जाएगा, पुराने मीन को भी 3 से डिवाइड कर देंगे, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई? चलो Yes, sir. अब अगला जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वो मीडियन होता है। मीन के बारे में हमने हर बारीक चीज को बहुत अच्छे से जान लिया है, अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है मीडियन। अब मीडियन में भी देखो फटाफट मुझे बताते जाना, एक एग्जांपल के तौर पे मुझे बताओ डायरेक्टली, आपको याद है कि नहीं याद है? कुछ डेटा में ले रहा हूँ, 7 2 5 8 3, बताओ इसका एक और ले लो, चलो कुछ 1 9, इसका मीडियन बताओ क्या होगा, फाइन मीडियन। मीडियन मतलब मिडिल टर्म, इसकी मिडिल टर्म क्या होगी? 8. गलत है, मिडिल टर्म निकालनी, मिडिल टर्म। 5 मिडिल टर्म कौन सी होगी सर? 5 होगी कि 8 होगी? 8 होगी ना? 8. Yes, क्यों sir. 5 किस रही? सर क्योंकि उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे ना पहले। वेरी गुड। पहले हमेशा डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता था, आप भूल गए। देखो पहले डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, उसके बाद मीडियम निकालेंगे। पहले सबसे पहले डेटा को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। वेरी गुड, अरेंज करो। मानो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया तो क्या आएगा, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर क्या आएगा 5 5, 7, 8, 9. 8 और 9। 9. अब देखो इसकी मिडिल टर्म, अब मिडिल में कौन आ रहा है, कौन सी टर्म आ रही है, फोर्थ टर्म। 5. तो आपकी फोर्थ टर्म मिडिल टर्म होगी, है ना? मिडिल टर्म कौन सी होगी, फोर्थ टर्म। मिडिल टर्म कौन सी हो जाएगी, फोर्थ टर्म। और मीडियन कितना हो जाएगा इसका, फोर्थ टर्म क्या आ रही है 5 के बराबर। क्या समझ में आ गया? सबसे पहले डेटा को अरेंज करते थे, उसके बाद मिडिल टर्म निकालते थे, है ना? Yes, sir. अच्छा, इसी का फिर फॉर्मूला अगर जनरलाइज करना मुझे, क्या अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड या इवन हो जाए, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड थी तो एक मिडिल टर्म आई, राइट? नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड थी तो एक मिडिल टर्म आई। अगर यहीं पे नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती, फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में मैं एक 10 और एक्स्ट्रा ऐड कर देता तो यहाँ पे भी 10 आ जाता। अब बताओ मीडियन क्या होता अगर 10 एक्स्ट्रा ऐड कर देते तो? 5 plus 7 divided by 2. वेरी गुड। अब दो मिडिल टर्म आती, मिडिल टर्म कौन कौन सी आती बताओ? 5 plus 7. मिडिल टर्म कौन कौन सी आती, फोर्थ एंड फिफ्थ, Yes, sir. है ना? ये फोर्थ Yes, और sir. फिफ्थ टर्म मेरी मिडिल टर्म होती। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो यहाँ पे अब मेरे पास दो मिडिल टर्म आती, फोर्थ और फिफ्थ।
तो मीडियन कैसे निकालते, उन दोनों का एवरेज ले लेते थे, उन दोनों का क्या ले लेते एवरेज। तो मीडियन मेरा कितना था 5 + 7 डिवाइड बाय 7 divided 6। क्या बात समझ में आ रही? तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो 2 मिडिल टर्म आएगी, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो 1 मिडिल टर्म आएगी। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो 1 मिडिल टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो 2 मिडिल टर्म, और 2 मिडिल टर्म जब आती है तो उसका मीडियन कैसे निकालते, दोनों का सम डिवाइड बाय 2, दोनों का सम डिवाइड बाय 2। चलो इसका कॉन्सेप्ट में फटाफट लिख देता हूं, देखो ध्यान से। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स n, टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स है n, अगर वो ऑड है तो ये आपकी जो एक मिडिल टर्म आएगी वो मिडिल टर्म कौन सी होगी, कौन सी टर्म होगी मिडिल टर्म? क्या करना है, अगर ऑड आता है तो इसमें क्या करना, +1 करके डिवाइड बाय 2 कर देना, है ना? क्लियर? अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो 2 मिडिल टर्म आएगी, कौन कौन सी? एक तो डायरेक्टली 2 से डिवाइड करने पे पता चल जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि इवन है तो डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर दोगे। और दूसरी टर्म क्या होगी, इसके आगे वाली, इसके आगे वाली टर्म क्या हो जाएगी, n + 2 + 1 है ना? Yes, sir. ओके, एनी डाउट? यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 7, तो 7 + 1/2 करोगे तो कितना आएगा 4, तो 4th टर्म मिडिल आएगी। देखो ध्यान से 4th टर्म आ गई मिडिल। Yes, sir. क्लियर है Yes, ना? sir. अरे बोलो बोलो, Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, ये आप कर लेना तो आसान है। अब मुझे वो फॉर्मूला बताओ, ये फॉर्मूला याद है बचपन में क्लास 10 का फॉर्मूला, अगर इंटरवल आती थी L + n/2 - CF/F × H, याद करो। Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पे इंपोर्टेंट देखो, यहाँ पे L क्या है, L इज द, बताओ L क्या होता था? L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। N मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी, F मतलब इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, F मतलब इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और लास्टली CF, CF का मतलब क्या होता था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ median class. प्रीसीडिंग क्लास, यस प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, ध्यान रखना प्रीसीडिंग क्लास का क्यूमुलेटिव। और H क्या होता था, Height of the class. साइज, हाइट ऑफ द क्लास और क्लास Height of the class. क्लास साइज। ये फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए, L + n/2 - CF/F × H। मीडियन का ये फॉर्मूला, ये कब अप्लाई करते हैं, जब मेरा डेटा क्लास इंटरवल के टर्म्स में दिया हो, ऐसा दिया हो डेटा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह का डेटा जब दिया हो उस केस में मेरे को ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। डायरेक्ट डेटा दिया हो तो मीडियन ऐसे निकाल लूंगा। सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, अगर 2 मिडिल टर्म आएगी तो दोनों का एवरेज ले लेंगे, है ना? क्लियर है? Yes, sir. 2 मिडिल टर्म आएगी तो दोनों का क्या ले Yes, लेंगे, sir. एवरेज ले लेंगे। और मान लो यहाँ पे इस तरह का डेटा दिया हो तो मीडियन निकालने के लिए L + n/2 - CF/F × H। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलो देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एग्जांपल ध्यान से समझना। ये आपको क्लास इंटरवल दिए, आप एक बार प्रैक्टिस कर लो, फिर घर पे जाके खुद से ट्राई करना। ये फ्रीक्वेंसी दी है, मुझे बताओ XI कैसे निकालेंगे? सबसे पहले XI नहीं बताओ। 10/2 हाँ, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। Yes, sir. अपर लिमिट तो क्या आएगा पहला डेटा, बताओ। 5. 5 और 25 15, 30 25, 35, 45. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ये मीडियन वाले क्वेश्चन जब भी हम करते थे उसमें अगला डेटा क्या निकालते थे XI के बाद? XY, YY. FI तो दिया हुआ है मेरे को, FI तो दिया हुआ है, मैं क्या निकाला था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे, Yes, sir. Yes, है ना? sir. क्या निकालते थे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका देखो, पहला वाला डेटा ऐसा कैसे उतर जाएगा 22। अब आगे क्यूमुलेट करना मतलब ऐड करना, तो कैसे निकलेंगे, अगला 38 में 22 ऐड करोगे, Yes, sir. 38 Yes, प्लस sir. 22 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब ऐड अप करना, क्यूमुलेट करना। 60. पहले तो पहला 0 से लेके तक 22 डेटा है, उसके बाद 22 + 38 कितना हो जाएगा 60. 60 ये कैसे निकाला आपने, 22 में 38 ऐड कर दिया। अब वापस से अगला डेटा ऐड करोगे, इस टोटल 60 में बेसिकली करते क्या है, 22 + 38 + 46 जितने भी डेटा सबको ऐड करते हैं अपन, है ना? तो कितना हो जाएगा 60 + 46 106। फिर वापस 106 में 35 ऐड करोगे,
हमारी बात समझ में कितना आ जाएगा? 100 और अब इसमें 28 करोगे तो 161 161। और ये टोटल डेटा भी देखो, ये टोटल फ्रीक्वेंसी में हमेशा किसके बराबर है? लास्ट डेटा के बराबर है 161। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। हमारी बात समझ में? Yes, अब देखो, sir. अब मीडियन क्लास निकालने का तरीका क्या होता था? मीडियन क्लास निकालना है मुझे, कैसे निकालता था मीडियन क्लास? बताओ। अब देखो, ये आपका क्या टोटल डेटा इज n के बराबर। n क्या है आपका? n की वैल्यू कितनी है? हाँ, वेरी गुड, 161 है। n कितना है? 161 है। अब मीडियन क्लास निकालने के लिए हम क्या करते थे? सबसे पहले n को 2 से डिवाइड करते थे। ये सारा क्लास 10th में सिखाया जाता था, सब भूल गए आप लोग, ठीक है? एक बार वापस याद कर लो। मुझे ये पता करना कि मेरी मिडिल टर्म किस इंटरवल में आएगी, मतलब बेसिकली मेरा मीडियन कहाँ पे आएगा, जो मेरी मिडिल टर्म होगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, शुरू की 22 टर्म, फिर शुरू की 60 टर्म, यहाँ पे क्या है, इस इंटरवल में शुरू की 22 टर्म, फिर यहाँ तक शुरू की 60 टर्म हो गई, फिर यहाँ से 106 टर्म, टोटल टर्म्स कितनी? 161। अब मेरी मिडिल टर्म किस इंटरवल में आएगी ये मुझे पता करना है। तो मैं क्या करूँ? मिडिल टर्म निकालने के लिए मिडिल वाली टर्म कहाँ पे आएगी, किस इंटरवल में आएगी ये पता करना है। तो 161 डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? ये 80.5 एक्यूरेटली 80.5 आएगा, है ना? तो जो मेरी मिडिल टर्म होगी वो 80 और 81 के बीच वाली टर्म होगी, या फिर 80 या 81 होगी? मिडिल टर्म कौन कौन सी होगी? 80 और 81, है ना? अब मुझे बताओ 80 और 81 टर्म कौन सी इंटरवल में आएगी? देखो यहाँ तक 22 टर्म है, यहाँ तक 60 टर्म है, इसके बाद 61 से लेके 160 टर्म यहाँ तक है, तो इसके बाद 80 और 81 टर्म इस इंटरवल में आएगी, इस वाली में, है ना? देखो यहाँ पे शुरू की 22 टर्म, यहाँ पे शुरू की 60 टर्म, फिर 60 के बाद 61, 62 अब से 106 टर्म इसके अंदर आएगी, तो 80 और 81 टर्म भी इसी इंटरवल के अंदर आएगी, है ना? तो देखो मेरी मीडियन क्लास, मुझे क्या देखना है? n, देखो इसको लॉजिक क्या है इसके पीछे, n/2 से ज्यादा जो वैल्यू होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, n/2 से ज्यादा जो वैल्यू होगी वो आपकी क्लास इंटरवल होगी। यहाँ पे 80.5 से ज्यादा वैल्यू क्या 106 है, तो आपकी क्लास, ये आपकी मीडियन क्लास। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? मीडियन क्लास आपकी कितनी हो जाएगी? 20 से 30। ये सबको समझ में आ रहा है? यस सर। इसके फॉर्मूले में कुछ टर्म आते थे, इस फॉर्मूले में लोअर लिमिट, पता लोअर लिमिट क्या होगी? 20। लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी? 20। h क्लास साइज कितनी हो जाएगी? 10। मुझे बता फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे? 60। हाँ, इसकी फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? 46 होगी, है ना? यस सर। फ्रीक्वेंसी 46 ले लो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लोगे? 60। हाँ, इसके ऊपर वाली लेना, ध्यान से, इसके जस्ट ऊपर वाली कौन सी लोगे? 60। बस अब ये सारी वैल्यू पुट अप कर दो, क्या आंसर आ जाएगा? यस सर। बोला आई बात समझ में कि नहीं? देख लो एक बार, ये सबको Yes, sir. ठीक है? देखो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, अच्छे से इसको ध्यान रख लेना। फॉर्मूला आपका ये है L+n/2 - CF/F × H। यहाँ पे वैल्यू पुट अप करोगे तो आंसर आपका आएगा 24.56। और देखो इसी इंटरवल में आ रहा है 24.56, चेक, क्रॉस चेक कर सकते हो। अपन ने जो मीडियन क्लास मानी थी और अपना मीडियन भी उसी के बीच में आ रहा है ना? यस सर। ओके, ये बात समझ में आई? चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। चलो ये भी क्वेश्चन ऐसे ही होगा। 1 मिनट, मुझे बस इतना बताओ इसकी मीडियन क्लास क्या होगी? इसकी मीडियन क्लास क्या होगी मुझे ये बताओ। क्वेश्चन का डेटा पकड़ के बताओ मीडियन। सर 12 से 18। हाँ बहुत बढ़िया, 12 से 18 कैसे पता किया? सर 309 सर, इससे डिवाइड करके जो हुआ है उससे। नहीं गलत है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थोड़ी पता है मुझे, ये n की टोटल फ्रीक्वेंसी थोड़ी पता है मुझे, ये तो पता ही नहीं है ना। टोटल फ्रीक्वेंसी तो पता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे अननोन है, ए और बी, तो ए और बी की वैल्यू पता नहीं है मुझे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी ये तो पता ही नहीं, तो n/2 तो मैं निकाल ही नहीं सकता, तो फिर मीडियन क्लास कैसे पता करूंगा? सर ये मीन दिया हुआ है ना। लेकिन मीन से आप ये थोड़ी पता कर सकते हो मीडियन क्लास, नहीं। सर मीडियन दिया हुआ है इसमें। हाँ ये बोलो, सही बात है,
मीडियन दिया हुआ है आपको, देखो ध्यान से, मीडियन कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है ना, तो मीडियन अगर 14 दे दिया है तो यहाँ से डायरेक्टली पता कर लो कि मीडियन क्लास क्या होगी। मीडियन क्लास 12 to 18। 14 किसके बीच में आएगा, 12 से 18, हाँ है ना, ये तरीका होगा। ठीक है, अब मीडियन डायरेक्टली दिया है ना, तो मीडियन आपको बोला है 14, तो मीडियन 14 किसके बीच में आएगा, 12 से 18 में तो आएगा, बोलो। अब यहाँ से सब पता चल जाएगा। लोअर लिमिट क्या है इसकी, 12। 12, एच 6 6, एफ 12। फ्रीक्वेंसी देखो 12 है, फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 12, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप पता कर लेना, है ना। Yes, देखो sir। सबसे देखो यहाँ पे दो डेटा, एक तो मीन दिया हुआ था, एक डेटा तो मीन से आएगा। मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई, इसको इक्वेट करोगे इससे, यहाँ से एक डेटा आएगा, देखो ध्यान से, एक्स आई निकालेंगे, समेशन एफ आई निकालना, एक्स आई एफ आई निकालना। ठीक है, तो पहला डेटा कहाँ से आएगा, मीन की मदद से, तो मीन की मदद से ए और बी में एक रिलेशन आएगा, फिर मीडियन की मदद से आपका ए और बी में दूसरा रिलेशन आएगा। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, दोनों को सॉल्व करोगे तो ए और बी आ जाएगा, हाँ है ना। यस सर। ठीक है, अब ये एक इंपेरिकल रिलेशन भी होता था, याद आया बचपन में, इसको याद रखना है। अगर मान लो मीन पता है, मीडियन पता है, मॉड निकालना है, या फिर कोई दो डेटा दिया, तीसरा डेटा निकालना है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, 3 मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन, इसको भी लिख लो। याद आया, ये भी था फॉर्मूला, यस सर। 3 टाइम्स मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। अब देखो जनरली मैं तो कंफ्यूज हो जाता था, बहुत बार भूल जाता था, कभी कभी यहाँ पे मीन लिख देते, यहाँ पे देखो, तो याद रखने का तरीका एक आसान, एक जुगाड़ बनाते हैं, इधर एक तरफ 3 लिख देना, एक तरफ 1 लिख देना, एक तरफ 2 लिख देना, है ना। अरे बोलो। यस सर। यस अब यहाँ पे इन 3 फिल इन द ब्लैंक्स में मुझे मीन मीडियन मॉड भरना है। ठीक है, अब जनरली एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता था, कहाँ पे मीन आता था, कहाँ पे मीडियन आता, कहाँ पे मॉड होता था, ये बहुत सी बार कंफ्यूजन हो जाता था। तो मैं तो ऐसे याद रखता था कि जिसकी स्पेलिंग सबसे ज्यादा है वो सबसे बड़े के साथ आएगा। तीनों में सबसे ज्यादा बड़ी स्पेलिंग किसकी है, मीडियन की। ठीक है, तो मीडियन को 3 के साथ लिख देना। ठीक है, जुगाड़ है। अब जनरली अपन जब भी 2 नंबर का मीन ले रहे हैं, 2 नंबर का मीन लिखते हैं 2 से डिवाइड करते थे हमेशा, तो डिवाइड बाय 2 में 2 के साथ मीन को लिख देना और बची वाली जगह पे मॉड लिख देना, है ना। यस सर। ठीक है, जैसे रखना हो रखना, बस याद कर लेना। क्लियर है, यस सर। ओके, ये बात समझ में आ गई। यस सर। अच्छा, मुझे एक बार जाते जाते मॉड का फॉर्मूला याद है किसी को, मॉड का मतलब क्या होता था, बहुलक, जो सबसे अधिक बार आया हो। जो सबसे अधिक बार आया। ठीक है, जैसे मान लो 2 3 7 3 2 3 7 2 9 1, बताओ इसका मॉड क्या होगा। 3 सर 3। 3 2 कितनी बार आ रहा है, 2 2 भी होगा सर, 3 हाँ 3 और 2 दो मॉड आएंगे, 3 और 2 दोनों आएंगे, हाँ है ना। इसमें एक और डेटा ऐड कर देते, मान लो 2 एक और ऐड कर दिया, आप 2 बराबर कौन आ रहा है 2, तो मॉड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है। यस यस अच्छा, अब सर। अगर मान लो डेटा इस तरह से दिया हो फ्रीक्वेंसी में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और फ्रीक्वेंसी आपको दे दी गई हो 4 3 5 2, तो अब इसका मॉड कैसे निकालेंगे, ये फ्रीक्वेंसी है, इसमें भी क्या करते थे, मॉडल क्लास निकालते थे, याद आ रहा है। यस सर। यस ये सर। फॉर्मूला अप्लाई करते थे, L प्लस F1 माइनस F0, हाँ क्या था बताना एक बार। Divided by 2 F1 minus F0 minus F2 into H। बहुत बढ़िया, ये फॉर्मूला होता था। यहाँ पे F1 F2 और F0 की वैल्यू होती थी, कौन सी वैल्यू होती थी वो। अब यहाँ पे मॉडल क्लास पता करेंगे, मुझे बताओ इसमें मॉडल क्लास कौन सी होगी, अगर ये डेटा है इसकी मॉडल क्लास 20 से 30 तक। 20 नंबर 5 जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है तो ये आपकी मॉडल क्लास हो जाएगी, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगी 20 से 30, तो आपका L कितना हो जाएगा 20, H तो आपका 10 है इसे। अब यहाँ पे F1 F0 है, ये कैसे पता करते थे, जो सेंटर में होता था उसको क्या मानते थे F1, सेंटर वाले को क्या मानते थे F1, इसके ऊपर वाले को F0, इसके नीचे वाले को यस सर। और ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट अप करोगे तो मॉड आ जाएगा। ये सारा क्लास 10th में था, तो आप एक बार क्लास 10th की एनसीईआरटी उठा के देखना और ये रिवाइज करके आना। क्लियर है सबको आज का लेक्चर की नहीं, बोलो
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? आज के लेक्चर में अपन ने मीन मीन मॉड वाला कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, कल थोड़े जेई के और क्वेश्चन करेंगे, बस आप थोड़ा सा इसको रिवाइज करके आ जाना, ये सेंट्रल टेंडेंसी को रिवाइज करके आ जाना, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन और हम देखेंगे, उसके बाद मेजर और डिस्पर्जन ये अगले लेक्चर में ये कवर करके कुछ क्वेश्चन करके ये कवर कर लेंगे। क्लियर है क्या? Yes, sir. अगला लेक्चर अपना कब, सैटरडे को है क्या? कब है अपना अगला लेक्चर? सैटरडे को आएगा, है ना? Yes, sir. और रिवीजन क्लास Yes, मैंने दी है, sir. तो उस दिन मैं लास्ट वाली क्लास थोड़ी एक्सटेंड करूंगा, तो हो सकता है 1-1.5 घंटा चले, तो आप प्रिपेयर होके आना। क्लियर है? Yes, sir. ओके, चलो, ओके देन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। बाय सर। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। Yes, sir. थैंक यू, Thank you, sir. Bye. बाय, गुड नाइट, टेक केयर।